नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल एबीसी स्टडी शो पर स्वागत है। दोस्तों, हम राजनीतिक सिद्धांत में दूसरा चैप्टर राज्य की उत्पत्ति के विविध सिद्धांत में हम 100 प्रश्नों को देख चुके हैं। अब इसमें केवल 29 प्रश्न और हैं, तो एक छोटे से सेशन के माध्यम से इसको भी हम खत्म कर देना चाहते हैं। तो चलिए साथियों, देर न करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है इसमें आज के सेशन में कि निम्नलिखित में से किसका कथन है कि मनुष्य पुनर्जागरण किसका कथन है कि संपूर्ण पुनर्जागरण मैकियावेली में ही है। विकल्प है G.H. सेबाइन, H.J. लास्की, इनका नाम है पूरा, और E. बारकर, W.A. डनिंग। तो यह कथन है साथियों H.J. लास्की का कथन है। चलिए व्याख्या देखते हैं। हाँ देखिए, H.J. लास्की ने यह कहा है कि संपूर्ण पुनर्जागरण मैकियावेली में ही है। ध्यातव्य है कि हेराल्ड जोसेफ लास्की एक ब्रिटिश राजनीतिक वैज्ञानिक, शिक्षक और ब्रिटेन की लेबर पार्टी के सदस्य थे, जिन्होंने 1930 के दशक की आर्थिक मंदी के दौरान ब्रिटेन में लोकतंत्र में संकट की व्याख्या करने के अपने प्रयास के दौरान मार्क्सवाद की ओर रुख किया। लास्की का जन्म मैनचेस्टर के एक उदार मध्यम वर्गीय यहूदी परिवार में हुआ था। अब देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 102। राज्य का कार्य एक उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। यह किसने कहा था? थॉमस एक्विनास, मिल, लॉक, ग्रीन। तो यह कथन है साथियों ग्रीन का। देख लीजिए, प्रसिद्ध अंग्रेज विचारक T.H. ग्रीन ने कहा है कि राज्य का कार्य एक उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। ग्रीन के अनुसार राज्य का जन्म एक सामान्य हित की चेतना में होता है। सामान्य चेतना अधिकारों और कर्तव्यों को भी जन्म देती है तथा साथ में उनकी रक्षा करने वाली संस्थाओं को भी जन्म देती है। इसके साथ साथ वह संप्रभु को भी जन्म देती है। अब क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं साथियों। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था को शासित किया जाता है मूल प्रवृत्ति के द्वारा, पारस्परिक सहयोग के द्वारा, धर्म के द्वारा या प्राकृतिक विधि के द्वारा। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वह है प्राकृतिक विधि के द्वारा। देखिए व्याख्या, जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था को प्राकृतिक विधि के द्वारा शासित किया जाता है। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में लोग पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, किंतु यह स्वतंत्रता स्वच्छंदता या स्वेच्छाचारिता नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था का नियंत्रण प्राकृतिक नियमों के द्वारा होता है। बुद्धि पर आधारित नैतिक नियम ही प्राकृतिक नियम है। अब देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 104। इसमें कहा गया है कि पूछा गया कि किसने कहा कि प्राथमिक वस्तुओं को राज्य द्वारा समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए जब तक कि असमान वितरण से सभी को लाभ हो रहा हो। विकल्प है H.J. लास्की, प्लेटो, जॉन रॉल्स। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है साथियों जॉन रॉल्स। ये देखिए BPSC 2000 PGT का सवाल है 2024 का। जॉन रॉल्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अ थियरी ऑफ जस्टिस में डिफरेंस प्रिंसिपल दिया। इसके अनुसार प्राथमिक वस्तुएं सभी को समान रूप से वितरित होनी चाहिए, लेकिन यदि असमानता से समाज के सबसे कमजोर वर्ग को भी लाभ पहुंचता है तो वह असमानता स्वीकार्य है। यह आधुनिक उदारवाद और न्याय की समानवादी अवधारणा का प्रमुख आधार है। अब देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 है आप सबके सामने कि राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत नहीं मानता है कि राजा लोग पृथ्वी पर जीवित प्रतिमाएं हैं। पूछ रहा है कि राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत नहीं मानता है। तो दैवी सिद्धांत तो ये मानता है कि राजा लोग पृथ्वी पर जीवित प्रतिमाएं हैं, जेम्स प्रथम ऐसा बोले थे। और राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होने के नाते केवल उसी के प्रति उत्तरदायी है, ये भी दैवी सिद्धांत में मानते हैं। सी दिया है कि राज्य सरकार और वास्तव में सभी संस्थाएं मानवीय चेतना की परिणाम हैं। वे ऐसी कृतियां हैं जो मानव के नैतिक उद्देश्यों को समझने के फलस्वरूप उत्पन्न हुई हैं। और ऑप्शन डी है कि राजा के प्रति विद्रोह की भावना ही ईश्वर के प्रति विद्रोह है, और जो
ऐसा करेगा उसे मृत्यु दंड मिलेगा। तो इनमें से जो राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत नहीं मानता वह ऑप्शन सी में जो बात दी हुई है उसको नहीं मानता है। देख लीजिए, राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत राज्य को मानवीयकृत नहीं ईश्वरीय सृष्टि मानता है। जेम्स प्रथम का प्रसिद्ध वाक्य था, राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। यह सिद्धांत यह मानता है कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, इसलिए उसी के प्रति उत्तरदायी है। राजा के प्रति विद्रोह की भावना ही ईश्वर के प्रति विद्रोह है और जो ऐसा करेगा उसे मृत्युदंड मिलेगा। राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत राज्य को मानव चेतना का परिणाम और नैतिक उद्देश्यों के लिए हुई उसकी उत्पत्ति में विश्वास नहीं करता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं, गिलक्राइस्ट क्या कहता है। गिलक्राइस्ट कहता है कि राज्य, सरकार और वास्तव में सभी संस्थाएं मानव चेतना का परिणाम हैं और वे ऐसी कृतियां भी हैं जो मनुष्य द्वारा नैतिक उद्देश्य को समझने के कारण उत्पन्न हुई हैं। अब देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 106 कथन और कारण वाला है। इसमें देखिए साथियों, कथन दिया है कि दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत सीधे लोकतांत्रिक विचार के विरोध पर स्थिर रहता है। कारण दे रहा है कि दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या में सामान्य सहमति की भूमिका को निरस्त करता है। अब देखिए, विकल्प वही बनाया है कि कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, और कथन सही है किंतु कारण गलत है, और कथन गलत है किंतु कारण सही है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों वह है कि कथन और कारण दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहे हैं। देखिए, दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत में राजा ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है तथा वह उसी के प्रति उत्तरदायी होता है। उसका जनता की सामान्य सहमति से कोई वास्ता नहीं होता है। अतः कथन और कारण दोनों सही और सही व्याख्या कर रहे हैं। ये रहा साथियों क्वेश्चन नंबर 106। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। देखिए, क्वेश्चन नंबर 107 बना है कि राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत धर्म को राजनीति से मिलाता है, धर्म को राजनीति से अलग करता है, सामंतीय शासक की सर्वोच्चता में विश्वास करता है, लोकप्रिय संप्रभुता में विश्वास करता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों कि राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत जो है वह धर्म को राजनीति से मिलाता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए, यह पीजीटी परीक्षा का सवाल है सन 2000 का। तो इसकी व्याख्या देखते हैं कि राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत धर्म को राजनीति से मिलाता है। इस सिद्धांत की धार्मिक ग्रंथों में स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति मिलती है। ईसाई, मुसलमान, हिंदू, यहूदी तथा विश्व के सभी धर्म के लोग इस मत को मानते हैं कि राजनीतिक सत्ता का मूल दैवीय वरदान है। इस प्रकार की धार्मिक मान्यता ने राजा के पद को पवित्र बना दिया, जो एक प्रकार से ईश्वर का प्रतिनिधि बन गया। वह सर्वशक्ति संपन्न हो गया और अपने जाने या अनजाने में किए सभी कृत्यों के लिए केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी माना गया। ऐसा माना जाने लगा कि राजा के प्रति विद्रोह ईश्वर के प्रति विद्रोह है और जो ऐसा करेगा उसे मृत्यु मिलेगी। जेम्स प्रथम ने इसे और स्पष्टता प्रदान करते हुए कहा कि राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। अब क्वेश्चन नंबर 108 है साथियों कि रूसो की प्रकृति की स्थिति में मनुष्य जानता था कि सद्गुण क्या है, जानता था कि विकार क्या है, नहीं जानता था कि गुण क्या है और पाप क्या है। उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसमें जो सही है साथियों को रूसो की प्रकृति की स्थिति में मनुष्य नहीं जानता था कि गुण क्या है और पाप क्या है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन सरल था, बुद्धि तथा भाषा का विकास नहीं हुआ था, मनुष्य अपनी सहज प्रवृत्तियों के अनुसार आचरण करता था, मनुष्य यह नहीं जानता था कि गुण क्या है और पाप क्या है। इस प्रकार रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य एकाकी, स्वतंत्र, नैतिक अनैतिक भावनाओं से रहित, निस्वार्थ, सुखी
और संतुष्ट जीवन व्यतीत करता था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है, यह किस सिद्धांत से संबंधित है? पूछ रहा है कि राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है, यह किस सिद्धांत से संबंधित है? शक्ति का सिद्धांत, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत। तो यह साथियों विकासवादी सिद्धांत से संबंधित है। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। देखिए दिया है व्याख्या में कि राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत वर्तमान समय में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसके अनुसार राज्य क्रमिक रूप से विकास का परिणाम है। इसके विकास में अनेक कारकों यथा रक्त संबंध, मनुष्य की स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्तियां, धर्म, शक्ति, राजनीतिक चेतना आदि ने योगदान दिया है, परंतु राज्य के विकास में राजनीतिक चेतना सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। गिलक्राइस्ट ने कहा है कि राज्य के निर्माण के सभी तत्वों के तह में, जिनमें रक्त संबंध व धर्म सम्मिलित हैं, राजनीतिक चेतना है जो सबसे मुख्य तत्व है। इसी प्रकार ब्लंटसली ने कहा है कि मनुष्य में सामाजिक जीवन की इच्छा ही राज्य निर्माण का कारण बनती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110 साथियों, ये सूचियों को मिलान कराने को दिया है। पूछा है कि वैज्ञानिक मूल्य सापेक्षवाद और उसके बाद राजनीति विज्ञान एक शिखरस्थ विज्ञान है, और सी दिया है कि राजनीति संभाव्य की कला है, और डी है कि राजनीति विज्ञानी बहुभाषावादियों की फौज है। तो इसमें साथियों जो वैज्ञानिक मूल्य सापेक्षवाद है, यह जो है कि अर्नाल्ड ब्रेख्त का कथन है। अर्नाल्ड ब्रेख्त की ये विचारधारा है। और राजनीति विज्ञान एक शिखरस्थ विज्ञान है, मतलब कि सर्वोच्च विज्ञान है, तो इसको अरस्तु कहते हैं। और राजनीति संभाव्य की कला है, यह बिस्मार्क बोले हैं। और राजनीति विज्ञानी बहुभाषाविदों की फौज है, इसको बोले हैं चार्ल्स बी हैगन। तो इस तरह से हमारा जो सही ऑप्शन होगा जब हम मिलाएंगे तो हमारा हो जाएगा साथियों ए का हो जाएगा, देखिए ए का 4 हो जाएगा, और बी का 1 हो जाएगा, और सी का 2 हो जाएगा, और डी का 3। तो जब हम इसको देखेंगे तो हमारा ऑप्शन सी देखिए जो वह सही हो जाएगा। देख लीजिए वैज्ञानिक मूल्य सापेक्षवाद अर्नाल्ड ब्रेख्त, और राजनीति विज्ञान एक शिखरस्थ विज्ञान है अरस्तु, राजनीति संभाव्य की कला है बिस्मार्क, राजनीति विज्ञानी बहुभाषाविदों की फौज है चार्ल्स बी हैगन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। नागरिक शास्त्र के शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना है, यह किसने कहा है? E.M. व्हाइट, M.P. फॉलेट, बिनिंग एंड बिनिंग, H.J. गाउल्ड। तो यह कथन है साथियों बिनिंग एंड बिनिंग का। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी जो है वह सही हो जाएगा। नागरिक शास्त्र के शिक्षण के संबंध में यह विचार बिनिंग एंड बिनिंग के हैं। इनकी मान्यता है कि अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना नागरिक शास्त्र की शिक्षा का उद्देश्य है। तो इस तरह से साथियों 111 क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112वां क्वेश्चन है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत वर्णन करता है राज्य के स्वरूप का, राज्य के कार्यों का, राज्य की उत्पत्ति का, या इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक समझौता सिद्धांत साथियों राज्य की उत्पत्ति का वर्णन करता है। व्याख्या देख लीजिए। सामाजिक समझौता सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के संबंध में प्रचलित सिद्धांतों में महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत की स्पष्ट व व्यापक अभिव्यक्ति 17वीं सदी में इंग्लैंड के हॉब्स व लॉक तथा 18वीं सदी में फ्रांस के रूसो के विचारों में हुई। 17वीं और 18वीं सदी की राजनीतिक विचारधारा में तो इस सिद्धांत का पूर्ण प्राधान्य था। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य दैवीय न होकर एक मानवीय संस्था है जिसका निर्माण व्यक्तियों द्वारा पारस्परिक समझौते के आधार पर किया गया है। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं साथियों। लीकॉक बोलते हैं कि राज्य व्यक्ति के स्वार्थों द्वारा चालित एक ऐसे आदान प्रदान का परिणाम था जिससे व्यक्तियों ने उत्तरदायित्वों के बदले विशेषाधिकार प्रदान किए। रिचर्ड हुकर बोलते हैं कि
मनुष्यों की आदिम अवस्था अशांतिपूर्ण व संघर्षमय थी, इसलिए समझौते द्वारा राज्य संस्था की स्थापना की गई। ह्यूगो ग्रोसियस बोलता है कि राज्य एक समझौते का फल है। तो ये जो तीनों कथन है साथियों, ये हमको आपको याद रखना है। लिकॉक क्या बोले हैं, रिचर्ड हुकर क्या बोले हैं और ह्यूगो ग्रोसियस क्या बोले हैं। तो लिकॉक बोले हैं कि राज्य व्यक्ति के स्वार्थों द्वारा चालित एक आदान प्रदान का परिणाम था, जिससे व्यक्तियों ने उत्तरदायित्व के बदले विशेषाधिकार प्राप्त किए। और रिचर्ड हुकर ने क्या बोला है कि मनुष्यों की आदिम अवस्था अशांतिपूर्ण व संघर्षमय थी, इसलिए समझौते द्वारा राज्य संस्था की स्थापना की गई। और ह्यूगो ग्रोसियस ने क्या बोला कि राज्य एक समझौते का फल है। क्वेश्चन नंबर 113वां देखते हैं साथियों कि निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत 17वीं और 18वीं शताब्दी में सर्वाधिक लोकप्रिय था। तो 17वीं और 18वीं शताब्दी में साथियों जो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत थे, उनमें सामाजिक समझौती सिद्धांत का जो है कि बोलबाला था। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी जो है वह सही हो जाएगा। सामाजिक समझौता सिद्धांत संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 114 है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत किससे संबंधित है। तो यह साथियों राज्य की उत्पत्ति से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 115 है कि सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के 3 प्रमुख प्रतिपादक थे। तो हॉब्स लॉक रूसे थे। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी जो है कि सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116वां है कि सामाजिक अनुबंध सिद्धांत इससे संबंध रखता है। राज्य का स्वरूप, राज्य का कार्य, राज्य के उद्देश्य, राज्य का मूल। तो यह साथियों राज्य का मूल से संबंध रखता है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। देखिए सामाजिक अनुबंध सिद्धांत राज्य के मूल अर्थात राज्य की उत्पत्ति से संबंधित है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक हॉब्स लॉक एवं रूसो इस बात पर एकमत है कि राज्य समझौते का परिणाम है। अब क्वेश्चन नंबर 117 है साथियों कि हॉब्स लॉक एवं रूसो एकमत हैं राज्य दैवी इच्छा का परिणाम है, राज्य शक्ति का परिणाम है, राज्य समझौते का परिणाम है। तो यही हमारा ऑप्शन सी जो है वह सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पूछा है कि बदलती हुई परिस्थितियों के कारण राष्ट्र राज्य चाहे वे एकात्मक रहे हों या संघात्मक, पुलिस राज्य से लोक कल्याणकारी राज्य बन गए हैं और देश की आर्थिक खुशहाली का अंतिम उत्तरदायित्व केंद्र सरकार का हो गया है। यह कथन है भीमराव अंबेडकर का, जवाहरलाल नेहरू का, टीटी कृष्णामाचारी का या राजेंद्र प्रसाद का। तो यह कथन है साथियों टीटी कृष्णामाचारी का और राजस्थान का है। तो टीटी कृष्णामाचारी वहीं के थे, तो इसलिए राजस्थान स्पेशल से जोड़ करके बनाया है। तो इसकी व्याख्या रहने देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 119 है साथियों कि सामाजिक समझौता सिद्धांत में प्राकृतिक अवस्था का आशय है। विकल्प है कि राज्य के निर्माण में प्रकृति का योगदान, राज्य के निर्माण के पूर्व की अवस्थाएं, राज्य की प्रकृति का अध्ययन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है साथियों वह है कि राज्य के निर्माण के पूर्व की अवस्थाएं। देख लीजिए इसकी व्याख्या। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत में प्राकृतिक अवस्था का आशय राज्य के निर्माण के पूर्व की अवस्था से है। प्रोफेसर विलोबी के अनुसार सामाजिक समझौते का सिद्धांत राज्य को उस मौलिक समझौते का परिणाम मानता है जो समाज के उन व्यक्तियों द्वारा किया गया था जो राज्य की स्थापना से पहले किसी भी प्रकार के राजनीतिक नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त थे। अब अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 120। देखिए क्वेश्चन नंबर 120 में बना है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत मूलतः चाहता है राजनीतिक दायित्व के आधार को समझना, यथास्थिति के औचित्य को बताना, राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक उद्गम की व्याख्या करना या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से जो सही है साथियों वह है कि राजनीतिक दायित्व के आधार को समझना। सामाजिक समझौता सिद्धांत मूलतः यही चाहता है। तो इस तरह हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। व्याख्या देखिए सामाजिक समझौता सिद्धांत मूलतः राज्य और व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों को व्याख्यायित करता है। इसका उद्देश्य है समझौते के स्वरूप, सीमा और लक्ष्य को स्पष्ट करना। इसमें यह देखा जाता है कि राज्य का व्यक्ति के प्रति या व्यक्ति का राज्य के प्रति दायित्व क्या है। अब देखते हैं साथी क्वेश्चन नंबर 121 अरस्तु के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दावली या सिद्धांत पर विचार कीजिए। अरस्तु के संदर्भ में कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दावली या सिद्धांत का विचार कीजिए। फॉर्म ऑफ द ट्रायंगल, सौम्य लोकतंत्र, डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म्स, स्वर्णिम मध्यमान का सिद्धांत। तो इसमें देखिए कूट बनाया है। अच्छा कूट बनाया कि केवल 1, 3 और 4, 1, 2 और 4
या 2 और 4 या 2 और 3। तो इनमें से जो सही है साथियों वह है अरस्तु के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दावलियों के सिद्धांत विचार कीजिए। तो इनमें से जो अरस्तु से संबंधित है वह है केवल सौम्य लोकतंत्र और स्वर्णिम मध्यमान का सिद्धांत। तो इस तरह से हमारा दूसरा और चौथा जो है सही है केवल, तो ऑप्शन सी देखिए सही हो जाएगा। देखिए प्रश्नगत विकल्पों में से अरस्तु से संबंधित सिद्धांत निम्नलिखित हैं। सौम्य लोकतंत्र जिसको मॉडरेट डेमोक्रेसी कह सकते हैं, तथा स्वर्णिम मध्यमान का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ गोल्डन मीन। अरस्तु मध्यमार्गी दार्शनिक था, उसे अतिवादिता पसंद नहीं थी, अतः राजतंत्र और कुलीन तंत्र की अप्राप्यता को देखते हुए उसे सर्व प्रजातंत्र या पॉलिटी ही सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली जान पड़ी। ध्यातव्य है कि अरस्तु ने स्वर्णिम मध्य मार्ग के सिद्धांत को अपनाया था, इस कारण वह एक ऐसे संविधान को स्वीकार करना चाहता था जिसमें न तो निरंकुश तंत्र और न ही कुलीन तंत्र के दोष हों और न ही संपूर्ण जनता की अराजकता। उसका यह मध्यमार्ग सर्व प्रजातंत्र अर्थात पॉलिटी ही है। अब क्वेश्चन नंबर 122 है कि राज्य की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत जुड़ा है जेंक्स के नाम से, हेनरी मैन के नाम से, लास्की के नाम से या मोर्गन के नाम से। तो राज्य की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत जो जुड़ा है साथियों वह जुड़ा है हेनरी मैन के नाम से। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए राज्य की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत सर हेनरी मैन के नाम से जुड़ा है और इस सिद्धांत के अनुसार राज्य परिवार का बृहत रूप है, ऐसे परिवार का जिसमें पिता की प्रधानता थी। हेनरी मैन के अनुसार पितृसत्तात्मक सिद्धांत वह सिद्धांत है जो समाज का आरंभ ऐसे पृथक परिवारों से मानता है जो सबसे अधिक आयु वाले पुरुष वंशज के नियंत्रण व छत्रछाया में एक साथ रहते हैं। इस सिद्धांत के कुछ आधारभूत तथ्य निम्नलिखित हैं। पहला है कि पितृसत्तात्मक परिवार का आधार स्थायी विवाह और गोत्र संबंध था। दूसरा है कि राज्य ऐसे व्यक्तियों का समूह था जो प्रारंभिक परिवार के एक ही पूर्वज के वंशज थे। तीसरा है कि परिवार प्रधान के व्यापक और असीमित अधिकार राजनीतिक सत्ता के मूल स्रोत थे। यह प्रधान मृत्यु के समय अपने सभी अधिकार अपने उत्तराधिकारी को देता है। क्वेश्चन नंबर 113 साथियों कि पितृसत्तात्मक सिद्धांत का कौन प्रबल समर्थक था? तो इसका वही हो जाएगा हेनरी मैन। क्वेश्चन नंबर 124 है, ये देखिए मैच कराने को आया है, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सही जोड़ी नहीं है। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत जेम्स प्रथम सही है साथियों, और शक्ति का सिद्धांत ओपेनहाइमर यह भी जो है कि सही है, और पितृसत्तात्मक सिद्धांत मैक्लेनान दे दिया है तो यही हेनरी मैन होना चाहिए था। तो इस तरह से यही वाला सुमेलित नहीं है, बाकी मातृसत्तात्मक सिद्धांत जेम्स सही है। देखिए इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम राज्य की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के समर्थक थे, जबकि जर्मन विद्वान ओपेनहाइमर बल या शक्ति सिद्धांत के समर्थक हैं, और राज्य की उत्पत्ति के पितृसत्तात्मक सिद्धांत के मुख्य समर्थक हेनरी मैन हैं तथा और मातृसत्तात्मक सिद्धांत के जो समर्थक हैं वह जेंक्स हैं। तो इस तरह से अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125। विकासवादी सिद्धांत की मान्यता है कि राज्य का निर्माण मानव इतिहास के प्रारंभिक काल में हुआ था। राज्य का निर्माण क्रांति से हुआ था। राज्य का निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ था। राज्य विकास की मंद प्रक्रिया का परिणाम है। तो विकासवादी सिद्धांत राज्य के मंद प्रक्रिया के परिणाम के रूप में मानता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन डी जो है साथियों वह सही हो जाएगा। अब देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ देखिए राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी या ऐतिहासिक सिद्धांत राज्य को अन्य मानव संस्थाओं के भांति ऐतिहासिक विकास का परिणाम मानता है। इसके अनुसार राज्य न तो कोई दैवी संस्था है, न बल प्रयोग का परिणाम है, न ऐसा साधन है जिसे मनुष्यों ने सोच विचार कर और एक साथ मिलजुल कर बनाया है, बल्कि राज्य मनुष्य के सामाजिक जीवन के क्रमिक विकास का परिणाम है। अतः मनुष्य ने राज्य का आविष्कार नहीं किया है, उसने अपने सामाजिक जीवन को संगठित करने की प्रक्रिया में धीरे धीरे संगठन के जो विविध रूप विकसित किए उन्हीं में से
राज्य अपने आप विकसित हुआ है। इस प्रकार विकासवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य विकास की मंद प्रक्रिया का परिणाम है। अब क्वेश्चन नंबर 126 है साथियों कि उत्तर व्यवहारवाद निम्न में से किस पर बल देता है? उपादेयता, कार्य, उपादेयता तथा कार्य दोनों, कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा साथियों, उपादेयता तथा कार्य दोनों। देखिए, उत्तर व्यवहारवाद की एक प्रतिक्रिया के रूप में उभरा। डेविड ईस्टन ने इसके दो मुख्य सिद्धांत दिए, उपादेयता और कार्य। उपादेयता का अर्थ था कि राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन सामाजिक समस्याओं से संबंधित और प्रासंगिक होना चाहिए, केवल तथ्यात्मक डेटा पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। कार्य का अर्थ था कि राजनीतिक वैज्ञानिकों को सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवाद उपादेयता तथा कार्य दोनों पर बल देता है, जो समाज के लिए सार्थक और उपयोगी ज्ञान के निर्माण पर केंद्रित है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127 है। एक तरफ सूची 1 है और दूसरी तरफ जो है कि सूची 2 है। हॉब्स, रॉबर्ट फिल्मर, रूसो, जॉन लॉक। तो हॉब्स साथियों इनमें से हो जाएगा लेवियाथन से मैच हो जाएगा, और रूसो का हो जाएगा इमाइल से, इमाइल रूसो की कृति है। और जॉन लॉक का हो जाएगा सिविल सरकार पर ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट उसकी किताब का नाम है। तो सिविल सरकार पर ट्रीटीज, तो जॉन लॉक का हो जाएगा तीसरे से। और बचा रॉबर्ट फिल्मर, तो रॉबर्ट फिल्मर जो उसका संबंध है पितृसत्तात्मक, या रॉबर्ट फिल्मर पितृसत्तात्मक सिद्धांत का समर्थक था। तो इस तरह से जब हम मैच कराएंगे साथियों तो हमारा हो जाएगा, देखिए ए का हो जाएगा, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। तो देखते हैं ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। तो हमारा ऑप्शन ए ही देखिए सही हो जाएगा। इसको देख लीजिए बाकी आप लोग। देखिए सूची 1 को सूची 2 से जो मिलान कराना है, ये रहा मिलान। हॉब्स का लेवियाथन, हॉब्स की रचना है लेवियाथन। रॉबर्ट फिल्मर पितृसत्तात्मक सिद्धांत के समर्थक है, और रूसो की रचना है इमाइल, और जॉन लॉक की जो रचना है उसका नाम है सिविल सरकार पर ट्रीटीज। और क्वेश्चन नंबर 128 है साथियों कि राज्य ही नगर था और चर्च भी, यह वाक्य किस व्यवस्था का वितरण देता है? स्विस कैंटनों का, पेरिस नगर का, यूनानी नगर का, या फ्रांसीसी नगरों का? तो राज्य ही नगर था और चर्च भी, तो यह वाक्य जिसका विवरण देता है वह है यूनानी नगरों का। देखिए, राज्य ही नगर था और चर्च भी, यह वाक्य यूनानी नगरों के विषय में रोमन शासकों द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 129 और इस चैप्टर का आखिरी सवाल भी है साथियों। देखिए, पूछा गया है कि यह किसने कहा कि कला एवं विज्ञान के विकास ने मानव को भ्रष्ट कर दिया है? तो यह कहे हैं रूसो। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए सही। देखिए, रूसो ने कहा कि कला एवं विज्ञान के विकास ने मानव को भ्रष्ट कर दिया है। तो इस तरह से साथियों राज्य की उत्पत्ति के विविध सिद्धांत और इससे संबंधित जो राज्य के इर्द गिर्द सवाल बन सकते थे वो कंप्लीट हुए। तो इस तरह से हमारे 2 चैप्टर राजनीतिक सिद्धांत के पूरे हो गए। अब हम अगला चैप्टर जो देखेंगे वो देखेंगे संप्रभुता एवं बहुलवाद से। तो आज के सेशन में इतना ही साथियों, और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। धन्यवाद।